इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबट्रैक्टर और डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ये जो सबट्रैक्टर सर्किट होता है बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर से ही डिज़ाइन किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, तो फिर देखते हैं इस सर्किट का मेन फंक्शन क्या है। एक्चुअली ये जो सर्किट होता है ये डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है। जो दो अप्लाइड इनपुट सिग्नल होता है उसमें ये डिफरेंस फाइंड आउट करता है, सबट्रैक्ट करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से सबट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सबट्रैक्टर पड़ा और डिफरेंस एम्पलीफायर पड़ा। मैंने लिखा भी है, इट इज़ एन ओपन सर्किट विच इज़ यूज टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू अप्लाइड इनपुट सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है इट्स सर्किट इज डिजाइंड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट। इस सर्किट का डिज़ाइन जो होता है, सबट्रैक्टर सर्किट का जो डिज़ाइन होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट से ही किया जाता है। कैसे इसका डिज़ाइन हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा। अगला पॉइंट देखते हैं। टू डिजाइन द सबट्रैक्टर सर्किट ऑल द रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर मेड इक्वल। कह रहा है कि अगर सबट्रैक्टर सर्किट्स का डिज़ाइन करना है तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट का हेल्प लीजिए और उसमें सारे रेसिस्टेंस वैल्यू को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। जबकि हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर में पढ़े थे कि सारा रेसिस्टेंस अलग हो सकता है, या एक दूसरा केस बताए थे कि RF रेसिस्टेंस और R3 रेसिस्टेंस सेम होता है और ये R1 और R2 सेम होता है। आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को शायद याद होगा, अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, तो ये टॉपिक आपको ईजी लगेगा। दिखने में ये सर्किट जो है बिल्कुल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की ही तरह है, सिर्फ ये रेसिस्टेंस यहाँ पे इक्वल हो गया। जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में यहाँ RF हुआ करता था, यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ पे R3 हुआ करता था। क्लियर है। एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज मैंने फाइंड आउट करना सिखाया था। मैंने बताया था कि अगर RF इक्वल टू R3 होगा एंड R1 इक्वल टू R2 होगा तो उस केस में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता था V0, उसका वैल्यू मैंने बताया था RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1 माइनस V2 हो जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है, इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट से आप ये वैल्यू को फाइंड आउट किए हैं। ये जो V0 वैल्यू है ये सबट्रैक्टर का आउटपुट वोल्टेज है। ये इसका वैल्यू जो आता है ये V1 माइनस V2 होता है। आप हमेशा याद रखो, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज। हो सकता है यहाँ पे कभी V2 लिखा हो, यहाँ पे V1 लिखा हुआ हो, तो उस केस में V2 माइनस V1 हो जाएगा। आपको बस याद रखना है कि नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज होता है। चलिए देखिए, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज था। यहाँ पे RF अलग था, R1 का वैल्यू अलग था, लेकिन यहाँ पे RF और R1 तो दोनों सेम है, तो ये दोनों के बदले अगर R लिख लेते हो R/R तो ये वैल्यू हो जाएगा V1 माइनस V2। R कैंसिल हो जाता है और ये V1 माइनस V2 आ जाता है। यही फाइनली आउटपुट वोल्टेज हो जाता है इस सर्किट का। तो अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उतना करने का क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। आप हमेशा देख लो एक बार कि अगर सारा रेसिस्टेंस सेम है तो V1 माइनस V2 कर लो। दूसरा, इसका गेन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका जो गेन होता है A होता है, इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो 1 होता है। ऑब्वियसली 1 होगा क्योंकि RF और R1 दोनों सेम होता है। RF यहाँ पे RF हुआ करता था, ये RF हुआ करता था और ये वाला वैल्यू R1 हुआ करता था। तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम है, RF का भी वैल्यू R है और R1 का भी वैल्यू R है, तो उस केस में RF बाई R1 जो है गेन का अगर वैल्यू निकालोगे तो RF बाई R1 आएगा और ये दोनों इक्वल होने के कारण कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप गेन का वैल्यू बोल सकते हो 1 है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबट्रैक्टर सर्किट का गेन पूछता है, इसलिए इसको याद रखोगे कि इसका गेन का वैल्यू 1 होता है। आइए इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग ओपन सर्किट। एक कोई ओपन सर्किट दिया हुआ है जिसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। आप क्या देखोगे, सबसे पहले तो देख लेना कि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट्स है। अगर है
तो उसके बाद आपका मेन काम होना चाहिए ये देखना कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या सेम है या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो क्या कि जितना भी यहाँ पे रेसिस्टेंस यूज हुआ है RF, R1, R2, R3 ये सब 10 किलो ओम का है, यानी कि इक्वल वैल्यू का है। तो इस केस में आप कुछ नहीं करना, V0 इक्वल टू V1 माइनस V2 कर लोगे। V1 नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होता है, देख लोगे यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज 8 वोल्ट है, इन्वर्टिंग वोल्टेज V2 इसका वैल्यू 4 है, तो ये 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है, ये सबट्रैक्टर सर्किट्स है और सबट्रैक्टर सर्किट का कंडीशन ये हो गया कि सारा रेसिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस डिफरेंस होता तो फिर ये फार्मूला यूज नहीं करते, फिर हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला फार्मूला यूज करके इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक दो बारी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लो एक सेकेंड एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि सारा रेसिस्टेंस सेम है और इसका जो इनपुट टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग ये शॉर्टेड है और एक पैरेलल एक कॉमन वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, यानी कि 4 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये भी हो गया कि इस सर्किट को आप ऐसे भी बना सकते हो, इसका जो इनपुट टर्मिनल है वो इनपुट टर्मिनल ये पैरेलल कनेक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल कनेक्टेड है 4 वोल्ट से, यानी कि इस टर्मिनल पे भी 4 वोल्ट है और दूसरा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नॉन इन्वर्टिंग पे भी 4 वोल्ट है। करने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर देखो तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी 4 वोल्ट होगा, नॉन इन्वर्टिंग पे भी 4 वोल्ट होगा। और चूँकि रेसिस्टेंस सेम है तो ये जो सर्किट है ये डिफरेंशिएटर सबट्रैक्टर सर्किट्स है। तो सबट्रैक्टर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज लिखना जानते हो आप लोग, V1 माइनस V2, और V1 का भी वैल्यू 4 वोल्ट है और V2 का भी वैल्यू 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट 0 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा देख लोगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडर सर्किट पढ़ेंगे।